ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके पुस्तक हिंदी व्याकरण खंड ख में दिया गया है। तो समास हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है। समास, सबसे पहले हमें समास का अर्थ समझना पड़ेगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। तो यहाँ हम लिखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। छोटा रूप अर्थात जब कोई भी बड़ा वाक्य, शब्द या लाइन दिया गया है, उसको जब हम छोटे रूप में कहते हैं तो उसको समास में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अतः हम बोल सकते हैं जैसे जब दो या दो से अधिक शब्द को समास में पद कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पद भी लिखेंगे। दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की, जो उनके बीच में, अपने बीच की विभक्तियों आप जानते ही होंगे। विभक्तियों कारक, विभक्तियों का लोप करके एक नया छोटा रूप बनाते हैं। एक नया छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। ये एक इसका शाब्दिक मीनिंग हो गया, इसका वर्णन हो गया। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप मीन्स होता है स्किप करना, उसको छोड़ देना। विभक्तियों को छोड़ के जब एक नया छोटा रूप बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास को दो और नाम दे सकते हैं, सामासिक पद, सामासिक पद या समस्त पद। जो नया छोटा रूप बनता है उसको समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक मीनिंग हो गया समास का। अब उसका एग्जाम्पल देंगे, कैसे ये अपने विभक्तियों का लोप करते हैं। आपको उदाहरण देकर मैं समझाती हूँ। जैसे विद्या, यहाँ रसोई का हम उदाहरण लेते हैं। रसोई के लिए घर, ये एक पूरा एक लाइन हो गया, रसोई के लिए घर। अब हमको इसको छोटे रूप में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो इसके बीच की जो विभक्ति है, ये जो विभक्ति है के लिए, इसका हम लोप कर देंगे। इट मीन्स स्किप कर देंगे और नया शब्द हम बनाएंगे जो समास कहलाएगा। तो इसका समास क्या होगा?
रसोई घर, ये इसका समास हो गया। रसोई घर समास हो गया। इस विभक्तियों का लोप करने से इसमें कोई भी अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है। दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग सेम आता है। इट मीन्स खाना बनाने के लिए कोई जगह, जिसको हम रसोई घर कहते हैं। तो रसोई के लिए घर, विभक्तियों का लोप कर दिया, समास बन गया नया शब्द रसोई घर। एक और उदाहरण लेंगे, सेकंड, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, सवार यानी राइडर। यहां विभक्ति क्या है आपका पर, ठीक है। तो इसका हम लोप करेंगे और नया शब्द बनाएंगे। क्या इसका समास बनेगा? घुड़ सवार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे विभक्तियों का लोप करके हम इसका छोटा रूप बनाते हैं, जिसको हम समास कहते हैं। रसोई के लिए घर के लिए विभक्ति का लोप किया, रसोई घर बन गया। घोड़े पर सवार, पर का लोप किया हमने, पर विभक्ति का, तो घुड़सवार बन गया। तो ये एक तरह से इसका उदाहरण देके मैंने समझाया है कि समास का कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम समास की परिभाषा लिखेंगे, जो आपको लर्न करना है। परिभाषा, समास की परिभाषा बहुत ही सिंपल छोटा सा है। कैसे हम लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, यहां समास में शब्दों को पद बोला गया है, शब्दों के मेल से नए मीन्स न्यू शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि जब हम किसी लाइन का, किसी वाक्य का विभक्तियों का लोप करके नए शब्द बनाते हैं, नया छोटा शब्द बनाते हैं, उस क्रिया को समास कहते हैं। ये तो पहला चीज हो गया समास की परिभाषा। अब एक और चीज आता है समास में, समास विग्रह। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इट मीन्स एक दूसरे के उल्टा है, समास और समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह, समास विग्रह उसका अपोजिट किया जाएगा। इसमें क्या, कोई छोटा रूप है, उसको विभक्तियों के साथ लाकर उसको विग्रह करके विभक्तियां उसमें ऐड की जाएंगी, उसको समास विग्रह। जैसे लिखेंगे सामासिक पद के विखंडन की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। अब मैं आपको समास विग्रह एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। कैसे? जैसे कोई समास है,
विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय है। इसका समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए घर, के लिए घर। यहां आप देखेंगे कि समास विग्रह में हमने विभक्तियों को ऐड कर दिया है। ठीक है, समास क्या है? विद्यालय। तो समास विग्रह में विद्या के लिए घर, तो विभक्तियों को ऐड करने से हमारा समास विग्रह बन जाता है और इसका, इस शब्द का मीनिंग भी पता चल जाता है कि जहां हम विद्या ग्रहण करते हैं वो उस घर को विद्यालय कहते हैं। एक और हम उदाहरण लेंगे, जैसे कि माता पिता, ये समास है माता पिता, क्योंकि उसको छोटा रूप किया गया है। अब हम समास विग्रह कैसे करेंगे? विभक्तियों के साथ, माता और पिता। ठीक है, ये हमारा समास विग्रह हो गया। ये हमने समास के बारे में बताया, समास विग्रह के बारे में बताया। अब हम समास के कितने पद होते हैं, जैसे ये कोई एक वर्ड है, जैसे माखन चोर, माखन चोर, ये क्या है? आपका समस्त पद है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, समस्त पद, सामासिक पद या समास इसको बोल सकते हैं। इसको हम समस्त पद कहेंगे। और इसका जो ये पहला पद है, जब विग्रह करने से इसके दो पद होते हैं। पहला पद जो है उसको माखन, इसको पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद। ठीक है, माखन चोर में जो पहला पद है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम चोर जो है उत्तर, उत्तर पद। ठीक है, इस तरह आपको समझ में आएगा कि समास में दो पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं, और पूरे पद को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, ये तो इतना समास, समास विग्रह और उसके पद के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे। आपके पुस्तक में 6 प्रकार के भेद, मेन 6 प्रकार के भेद दिए गए हैं। तो समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। आपको मैं बता देती हूँ। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट का बहुव्रीहि समास। तो यहां मैं लिखती हूं, अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास,
पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और लास्ट का बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 समास मेन समास है, बाकी सब इसके अंदर में और भेद हैं समास के। तो आपको ये 6 समास लर्न करने पड़ेंगे। अब चूंकि एग्जाम में कोई एक समास दे देगा और पूछता है कि कौन सा समास है, तो आपको कैसे पहचानना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, मैं एक एक एग्जांपल देके बताती हूं। पहला जो है अव्यय, अव्यय आधारित समास होगा। अव्यय शब्द जिसमें आते हैं जिस समास में, उसमें अव्यय भाव समास होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूं, जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, ये एक अव्यय भाव समास है। कैसे? क्योंकि इस समास पर लिंग वचन कारक काल किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अव्यय भाव समास पर ये ऐसे ही मूल रूप में कहीं भी किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये अव्यय भाव समास है। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? कारक, कारक बेस्ड होता है। ये कारक आपको पता ही होगा, विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्म से आपको लर्न करना पड़ेगा ये चीज, अगर आपको तत्पुरुष समास समझना है। तो कारक, ये कारक बेस होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, कन्यादान, कन्यादान, इसमें कारक का लोप है, और वो क्या कारक है वो हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे तत्पुरुष समास है, इसका अर्थ निकालेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा कन्या का दान, कन्या का दान। ठीक है, तो ये जो का विभक्ति है, का कारक है, इसका इसमें इस समास में लोप हो गया है, तो हमें इसका समास विग्रह करके पहचानना पड़ेगा कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, समास में सारी विभक्तियों का प्रयोग होता है, सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक का नहीं प्रयोग होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आएंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ अपनी एक कर्म होगा जो धारण किए होगा, उसकी एक विशेषता होगी। तो ये विशेषता आधारित होगा ये समास। कैसे? जैसे एक मैं उदाहरण देती हूं, नील कमल। अब ये कैसे कर्मधारय समास है? इसका समास विग्रह करेंगे तो नीला कमल, कमल वो जो नीला हो, तो इसका ये विशेषता है कि कमल नीला है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। इसका कर्म ये है कि कमल नीला है, इसकी विशेषता है ये, इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया। अभी चौथा आपका आएगा द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही सिंपल है, उसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये संख्या बेस्ड होता है, संख्या मतलब नंबर बेस्ड होता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, नवरात्र। नवरात्र नवरात्र, इसमें ये जो नव है ये संख्या है। नव मीन्स आपको पता होगा 9, 9, क्योंकि इसमें ये संख्या आ रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। इसका समास विग्रह करेंगे तो नव रातों का समूह। इस तरह समास विग्रह करने से आपको पता चल जाएगा कि नव रातों का समूह, इसलिए ये द्विगु समास है। अब नेक्स्ट क्या है, द्वंद्व समास। ये आपके नाम से ही पता चल जाएगा कि कैसे पहचानना है। द्वंद्व समास में क्या है,
2 बार द्व द्व आया है, बीच में ना है, यानी कुछ ऐसा पेयर है जो इक्वल है, जो पेयर में है, जोड़े में है। जैसे द्वंद्व समास को पहचानने के लिए उसका जोड़ा, इसका क्या उदाहरण दे सकते हैं? जैसे दिन रात, दिन रात, ये आप देखिए जोड़े में है, दिन और रात। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन और रात। ये इक्वल है, दोनों शब्द इक्वल हैं, तो प्रथम पद और बाद के पद, उत्तर पद दोनों समान हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। अब लास्ट का है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? यहाँ बहु से हम मीनिंग निकालेंगे बहुत, बहुत। बहु का अर्थ होता है बहुत, व्रीहि मतलब जो उसका अर्थ निकलता है समास विग्रह करने के बाद, जो उसका अर्थ निकलता है उससे अलग हटके, उससे और ज्यादा जो हटके उसका शब्दार्थ आएगा, लिया जाएगा, उसके लिए बहुव्रीहि समास होता है। एक उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि दशानन, दशानन, दशानन में इसका विग्रह करेंगे तो 10 प्लस आनंद, आनंद। इसका समास विग्रह करने से 10 आनंद जिसका है, 10 मीन्स 10, आनंद मीन्स फेस, मुख। जिसके पास 10 फेस हैं, 10 मुख है, उसके लिए ये बोला जा रहा है। तो थर्ड पर्सन क्या है जो बहुत में आएगा? रावण के लिए। आपको पता है रावण के पास 10 सर थे, इसलिए उसको दशानन कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने एक संक्षेप में आपको बताया कि समास की पहचान कैसे की जाती है। अगर कोई समास दे दिया है तो उसको पहचानने के लिए क्या क्या तरीका है। अब हम एक एक समास का डीपली स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डीपली स्टडी, और उसके भेद, उसको पहचानने के तरीके और उसके परिभाषा सब कुछ एक एक करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, समास और समास के प्रकार और उसके पहचानने के तरीके के बारे में अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताया। डीप स्टडी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।